नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। लाउड एंड क्लियर की करने जा रहे हैं शुरुआत और आज बात होगी ऑपरेशन स्पाइस 2000 की, क्योंकि गाजा की जंग जिस तरीके से अपने चरम पर पहुंच चुकी है, इजराइल हमास के खात्मे के लिए बाहुबली बॉम्ब्स का इस्तेमाल कर रहा है और आईडीएफ किसी भी कीमत पर सिनवार का खात्मा चाहती है। अब ये इजरायली पीएम नेतन्याहू ने भी ऐलान कर दिया, बहुत जल्द सिनवार का हो जाएगा खात्मा। इसीलिए खान यूनिस में न सिर्फ ग्राउंड ऑपरेशंस को तेज कर दिया गया है, बल्कि आसमान से भी स्पाइस 2000 जैसे घातक बॉम्ब्स को गिराया जा रहा है, जो किसी भी सुरंग को नेस्तनाबूद कर सकते हैं। इजराइल को हमास से खतरा है तो उसे खतरा हुती से भी है, और हुती की एक मिसाइल को पहली बार अंतरिक्ष में तबाह कर दिया गया है। कैसा था ये स्टार वॉर, कैसे इजराइल कई मोर्चे पर अपने दुश्मनों को टक्कर दे रही है, डिटेल्स होंगी आपके सामने और साथ ही चर्चा होगी खास मेहमानों के साथ। लेकिन शुरुआत सबसे बड़ी खबर के साथ, जहां हुती विद्रोहियों ने यमन से इजराइल पर किया है अटैक और आईडीएफ ने हुती की मिसाइल को इंटरसेप्ट भी किया है। इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने हुती की मिसाइल को तबाह कर दिया है और पहली बार अंतरिक्ष में मिसाइल को तबाह करने का किया जा रहा है दावा। तो ऐसा पहली बार हुआ है जब अंतरिक्ष में किसी मिसाइल को तबाह किया गया है, और फिल्म स्टार वॉर्स में जैसा दिखाया गया था वैसा ये सच में हो रहा है, क्योंकि ये अब आपको बता दें करिश्मा ही लग रहा है और ये इजराइल ने इतिहास भी रच दिया है, क्योंकि इजराइल ने एरो 3 एयर डिफेंस मिसाइल से हुती विद्रोहियों की मिसाइल को अंतरिक्ष में ही मार गिराया है। और सना से कैसे ये बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई थी, इसकी एक खास इमेज, एक खास तस्वीर के जरिए और खास ग्राफिक्स के जरिए भी आपको समझाएंगे कि कैसे इजराइल के शहरों को टारगेट करते हुए इस मिसाइल को छोड़ा गया। लेकिन मिसाइल के इजरायली हवाई क्षेत्र में आते ही एरो 3 डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया, मिसाइल को अंतरिक्ष में तबाह कर दिया गया। दुनिया की ये पहली स्पेस बैटल कही जा रही है जहां इजराइल ने बाजी मार ली है। तो इजराइल ने इससे पहले हुती की बैलिस्टिक मिसाइल्स को तबाह तो किया है और माना यह जा रहा है कि इजराइल ने दुनिया का यह पहला अंतरिक्ष युद्ध जीतने का इतिहास रच दिया है। ये पूरी कहानी आपको हम सिलसिलेवार ढंग से इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसी आधार पर मैं एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा भी करूंगी, जहां ये देखा गया कि कैसे खबर आई कि यमन हुती ने यहां पर मिसाइल दागी और इजराइल को टारगेट किया। किससे? ईरानी गदर 110 से मिसाइल होने की खबर है ये, और इजराइल ने आईडीएफ ने ही एरो 3 मिसाइल को दागा और एरो 3 ने हुती की मिसाइल को इंटरसेप्ट किया और तबाह कर दिया। यानी अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर जिस तरीके से इसे इंटरसेप्ट करते हुए तबाह कर दिया गया है, इसीलिए इसे एक स्टार वॉर कहा जा रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी सर एज ए डिफेंस एक्सपर्ट इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं और रविंद्रनाथ सचदेव सर फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। संजय कुलकर्णी सर, सबसे पहला सवाल आपसे, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ हुती लगातार इजराइल को टारगेट करते हुए मिसाइल अटैक कर रहा है, जाहिर सी बात है ये एक ऐसी खबर सामने आई है जहां इजराइल ने एक बार फिर से अपनी ताकत दिखा दी और ये भी बता दिया कि निशाना इजराइल कहीं से भी हो उसे इंटरसेप्ट कर तबाह किया जा सकता है। धन्यवाद सुरभि। कोई शक नहीं, जैसे आप कह रही हैं, पहली बार हुआ है विश्व में भी कि कम से कम एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को और उसके द्वारा एक बैलिस्टिक मिसाइल को, क्योंकि जो एरो है अपना ये एरो 3 जो है ये मैं कह सकता हूँ कि 2400 किलोमीटर रेंज और इस तरीके से एंटी एटमॉस्फेयर, मतलब एटमॉस्फेयर के बाहर जाकर के इसको तबाह करना इस मिसाइल को बहुत माने रखता है। इससे पहले भी इजराइल ने एरो 2 इस्तेमाल किया था, वो शॉर्ट रेंज है। एरो 3 का इस्तेमाल जिस प्रकार से इन्होंने किया है ये साफ दर्शाता है, और आप माने कि हुती जो है एक आतंकी संगठन होने के बावजूद इस तरह के बैलिस्टिक मिसाइल्स का रखना, जिस प्रकार से रेड सी में उन्होंने एक शिप को जब पायलट के द्वारा हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया, तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हुती संगठन को ईरान ने एक तरीके से इक्विप किया है कि वो बैलिस्टिक मिसाइल फायर कर सकते हैं। लेकिन इजराइल ने भी ठान ली है कि वो अपना एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम जो उसने 2017 में डिप्लॉय किया, पहली बार इस्तेमाल किया है और इतना टारगेटेड है कि उसका बैलिस्टिक मिसाइल जो है अंतरिक्ष में ही उसको बर्बाद कर दिया गया। तो एरो 2 और एरो 3 ये दोनों मिलकर के सरफेस टू सरफेस मिसाइल सिस्टम्स हैं, जो एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम जो आप बता रही हैं उसके इसके बीच में ये आते हैं। बिल्कुल, लेकिन इजराइल और हुती के बीच हवा में इतनी ऊंचाई पर हुई ये टक्कर
अंतरिक्ष में होने वाली दुनिया की पहली लड़ाई मानी जा रही है। और बड़ी खबर यह है कि इजराइल ने इसमें जीत हासिल कर ली है। लेकिन एरो 3 की तैनाती और हवा में कैसे दुश्मन को तबाह किया गया, इसको लेकर इंफॉर्मेशन अभी और भी है, क्योंकि इजराइल के पास मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम तो है ही, जिसको लेकर हम चर्चा करते हैं। लंबी दूरी तक टारगेट हिट करने में भी ये सक्षम है। हालांकि एक बार हिट करने में $30 लाख इसका खर्च जरूर आता है, और हुती की मिसाइल तबाह करके ये साबित भी किया जा चुका है कि किस तरीके से इजराइल अपनी इसी एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए दुश्मन का खात्मा कर सकता है। हालांकि इजराइल ने यूएस के साथ मिलकर जिस तरीके से इस एडवांस लेवल तक ये पहुंचा है, इस पर चर्चा रविंदर सर करनी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अलग अलग फ्रंट पर, खासकर रेड सी को लेकर अगली एक और बड़ी खबर भी है। लेकिन यहां जिस तरीके से इजराइल को टारगेट किया जा रहा है, हम स्पेस वॉर की पहले भी बात करते आए हैं, उसमें इजराइल, मेरा सवाल हालांकि यहां पर हुती रेबल्स को लेकर है, उनकी तैयारी भी इस लेवल पर है कि वो इजराइल को अब रेड सी के जरिए लगातार टारगेट करते जा रहे हैं। या डेफिनेटली आई थिंक इस गाजा युद्ध के दौरान दुनिया को हुती रेबल्स की एक नई इमेज और एक नई असलियत पता चल रही है। अगर हम सोचते हैं कि ये लोग जस्ट जूता चप्पल पहने हुए रेबल्स पहाड़ों में लड़ रहे हैं, वो नहीं। अभी कुछ दिनों पहले, 2 महीने पहले, उन्होंने अपनी एनुअल परेड करी थी। करीब 40,000 हुती सोल्जर्स अपने को ये कहते हैं, ओके, और अपने वेपन्स डिस्प्ले करे। तो सबसे इंटरेस्टिंग मज़ेदार बात, काफ़ी कुछ उन्होंने जो रॉकेट्स उस परेड में लगाए थे उनके ऊपर लिखा हुआ था मेड इन येमेन। इमेजिन कीजिए, राइट। अब वो बात अलग है कि हो सकता है कंपोनेंट्स ईरान से आए या नॉर्थ कोरिया जहाँ से भी है, पर कुछ तो इन्होंने अपना भी ताना बाना बना लिया है। दैट्स वन। सेकेंडली, बैलिस्टिक मिसाइल्स, इनका यूज़ करना बहुत बड़ी बात है, मैं कहूँगा, राइट। एंड या तो ईरान के दिए हुए हैं या जहाँ से भी हैं, बट बैलिस्टिक मिसाइल्स यूज़ कर पाना एक बहुत ही टेक्नोलॉजी अचीवमेंट की बात है जहां तक देखा जाए। और यही वजह है कि सर, इस युद्ध के दौरान जिस तरीके से येमेन से लगातार एग्रेसिव होते हुए टारगेट हिट करने की कोशिश किए जा रहे हैं, खुले तौर पर इसका ऐलान कर दिया जाता है, भले ही वो इस वॉर का हिस्सा ना हो, लेकिन किसके बलबूते वो इतनी मजबूती के साथ इजराइल के साथ साथ यूएस को टारगेट कर रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि हुती के बढ़ते हमलों को देखते हुए अमेरिका किस तरीके से एक्शन में आ गया है। एक और बड़ी खबर है, अमेरिका ने रेड सी में युद्धपोत भेजा है। रेड सी में हुती के कई हमलों को नाकाम करने की बड़ी खबर सामने आ चुकी है। और हमलों को नाकाम किसने किया है? अमेरिका ने। लाल सागर में ही बीते कुछ दिनों से जो तनाव बढ़ता जा रहा है, लाल सागर में हुथीज का अब ये काल बन गए हैं अमेरिकी युद्धपोत। क्योंकि मिसाइल हमले के बाद बाइडेन ने ईरान को जिस तरीके से खुली धमकी दी है, उसको देखते हुए और समझते हुए ये देखना और जानना जरूरी है कि रेड सी में इस बढ़ते तनाव के साथ साथ किस तरीके से इजराइल यहां पर और एक्टिव हो चुका है और यूएस भी पूरी तरीके से एक्शन मोड में आ चुका है। कुलकर्णी सर, अब तो रेड सी की जहां हम बात करते हैं, ये तो साफ हो गया कि आप कार्गो शिप्स को भी अब हाईजैक कर रहे हैं। ना सिर्फ हाईजैक कर रहे हैं, बल्कि ज्यादातर को तो आपने इस तरीके से आग के हवाले उड़ा दिया, यानी खुले तौर पर एक्शन मोड में, और खुली चेतावनी के साथ साथ धमकियां कि इस रूट को देखते हुए ये आवाजाही आने वाले वक्त में कितनी मुश्किल हो जाएगी। जरूर, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत चैलेंजिंग है। हम लोगों ने देखा ही है किस प्रकार से हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल हुती रिबेल्स ने किया। लेकिन जिबूती बेस जो है, जहां पे अमेरिका का बड़ा बेस है, चीन ने भी अभी वहां पे अपना बेस बना लिया है, जापान है, फ्रांस है, तो ये काफी एक बड़ा हुती जो जिबूती बेस है, वो बिल्कुल येमेन और ये जो हुती रिबेल्स है उनको टारगेट कर सकते हैं। तो ये नहीं है कि अमेरिका येमेन में हुती रिबेल्स को टारगेट नहीं कर सकते, वो तुरंत टारगेट करके उनको बर्बाद कर सकते हैं, इतने नजदीक है। चाहे इजराइल 1000 किलोमीटर की दूरी पर होगा, पर जिबूती बेस से तो बिल्कुल रेड सी बिल्कुल ही उस पार है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मुझे लगता है कि ये थोड़े दिन की बात है। ईरान अगर सर, दिस इज नॉट जस्ट अ थ्रेट ओनली टू अमेरिका एंड इजराइल ना, इसमें तो बाकी कंट्रीज जो इस रूट को फॉलो करती हैं, वो अभी से ये देखने और समझने की कोशिश कर रही है कि भले ही हमें एक लंबा रूट लेना हो, लेकिन उन्होंने अपने शिप्स को यहां से डाइवर्ट करना शुरू कर दिया है। मैं जल्द आपके पास आती हूं, लेकिन युद्ध की कुछ और विस्फोटक तस्वीरें सामने आई है, जहां खान यूनिस में इजरायली सेना के भीषण अटैक, भीषण ऑपरेशन जिस तरीके से चल रहे हैं, टैंकों के जरिए इमारतों को कैसे गिराया गया, ये देखिए। हमास लड़ाकों के होने का इसमें शक था। में ही कई जगह आईडीएफ को हमास के प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। हमास ने एक वीडियो भी जारी किया है, उसमें उसके लड़ाके रॉकेट लॉन्चर से आईडीएफ पर हमले करते नजर आए।
खान यूनिस में करीब 23 लाख लोग फंसे हुए हैं। इजरायली सेना बहुत बारीकी से यहां पर ऑपरेशंस को अंजाम दे रही है। करीब आधा खान यूनिस मिसाइल बॉम्ब से तबाह हो चुका है। खान यूनिस के चारों तरफ घेराव से लेकर भी खबर आई, जहां आईडीएफ ने कुछ और ब्रिगेड को यहां पर डिप्लॉय कर दिया है, तैनात कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ यहां सिनवार की तलाश में अलग तरीके से ऑपरेशंस को खान यूनिस में अंजाम दिया जा रहा है। और इजराइल पर हमास के 7 अक्टूबर के हमले का नया वीडियो देखिए, जहां समुद्र के रास्ते से हमलावर इजराइल के ज़िकिम बीच पर पहुंचे और वहां मौजूद लोगों की हत्या कर दी। इस दौरान वहां पर एक इजरायली सैनिक भी मौजूद था। हमास के लड़ाकों ने उसे भी मार डाला। स्पाइस 2000 बॉम्ब के बारे में डिटेल की आखिर ये काम कैसे करता है। जेट से इसे ड्रॉप किया जाता है, जीपीएस से नेविगेशन और जाहिर सी बात है सटीक लक्ष्य के लिए ईओ और आईआर का इस्तेमाल। 1 किलोमीटर ऊपर ट्रांजैक्टरी एडजस्ट और हमास का ये अड्डा, जहां पर देखिए फ्लो 1 गाइड और साथ साथ ग्राउंड फ्लोर, जमीन के अंदर तक ब्लास्ट। हालांकि ये एक इंपॉर्टेंट इमेज है जिसके जरिए मैं रविंदर सर आपसे एक सवाल करना चाहती हूं कि आखिर किस तरीके से स्पाइस 2000 बॉम्ब का ये इस्तेमाल किया जा रहा है और खान यूनिस पर टारगेट को देखते हुए आईडीएफ इसको लेकर बड़े दावे कर रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। आई थिंक ओवरऑल में पहली बात तो स्पाइस इसको 2000 क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस बम का वजन है 2000 पाउंड्स, जो कि अप्रोक्सीमेटली मान लीजिए 900 किलो का बम है ये, राइट। एंड दूसरी बात, स्पाइस जो है, स्पाइस एक सिस्टम है जो कि जो नॉर्मल बॉम्ब है ग्रेविटी से गिरने वाला मान लीजिए, उसको वो डायरेक्शनल गाइडेंस सिस्टम ऐड हो जाता है, तो जो टारगेट का आप उसे फीड कर दे कहाँ उसको अटैक करना है, वहां जाके वो प्रिसीजन बॉम्ब बन जाता है, राइट। तो ऐसे में जो जहां पे आपको टारगेट को हिट करना है, हाँ। उसकी लोकेशन आप इसमें फीड कर देंगे। ये एक एडिशनल डिवाइस है बम के ऊपर जो लगाई जाती है। अदरवाइज वो जो बम है 2000 पाउंड्स का, 900 किलो का, वो सिंपल गिरेगा अनगाइडेड। परंतु उस पे जब आप स्पाइस का ये डायरेक्शनल सिस्टम लगा दोगे, तब उस पे आप प्रिसीजन टारगेट फिक्स कर देते हैं और उस टारगेट पे जाकर के वो अटैक करता है ये बॉम्ब। बिल्कुल, लेकिन कुलकर्णी सर एक चीज मैं इस पर आपसे जरूर समझना चाहूंगी कि आखिर जिस तरीके से अलग अलग एडवांस वर्जन के तहत अब इजराइल की तरफ से इन्हें टारगेट हिट किया जा रहा है, क्योंकि इस स्पाइस 2000 की स्ट्राइक को समझना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से इसको अलग अलग स्पेशल लोकेशन से लॉन्च करते हुए टारगेट किया जा रहा है। बिल्कुल, ये देखिए, ये इसमें एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सीकर है जो जीपीएस के साथ अटैच्ड है। इसके 3 वेरिएंट हैं, 200 यानी 200 पाउंड, फिर 1000 और 2000। अभी जो 2000 है ये वही है जो हम लोगों ने भी अपने सर्जिकल स्ट्राइक में जैश ए मोहम्मद के ठिकानों को बालाकोट स्ट्राइक में इस्तेमाल किए थे 5, तो आप समझ सकते हैं। और जैसे आपने बताया 500 मीटर तक गहराई तक ये बंकर बर्स्टिंग बॉम्ब्स हैं, टोटल प्रिसिजन। इसलिए उनको मालूम है कि अगर उनका याह्या सिनवर जो हमास का नंबर 2 है वो इस बिल्डिंग में है, तो डायरेक्टली कोलैटरल डैमेज बचाते हुए उसी बिल्डिंग को तबाह करने की काबिलियत रखता है। तो यही कारण है कि इजराइल अब, क्योंकि नॉर्दर्न गाजा को डील करने के बाद तब सदर्न गाजा में आया। जो खान यूनिस है वो गाजा सिटी के बाद सबसे बड़ी सिटी है और 2.2 मिलियन पॉपुलेशन में से, जैसे आपने बताया, 19 लाख 1.9 मिलियन लोग डिस्प्लेस साउथ गाजा में है। तो उनको ये नहीं मालूम चल रहा है जाए तो जाए कहां। 80% नॉर्थ गाजा बर्बाद, 80% खान यूनिस बर्बाद, 40% साउथ गाजा बर्बाद। तो मकसद इजराइल का यह है कि या घुटने टेको, सरेंडर करो, हमारे हॉस्टेजेस वापस करो, नहीं तो हम आपको तबाह करके छोड़ेंगे। ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मैं ये जो इमेज है जिसके आधार पर लगातार इस खबर की चर्चा कर रही हूं और आज इसी मिशन के तहत स्पाइस 2000 का जिक्र कर रही हूं, उसमें ये जानना और समझना जरूरी है कि किस तरीके से इसे लॉन्च किया जाता है। और ये जो बंकर बस्टिंग वर्जन है स्पाइस 2000, उसको देखिए किस तरीके से लॉन्च करने के साथ साथ नेविगेशन और जीपीएस के जरिए नेविगेट करते हुए स्पाइस 2000 की ट्रैजेक्टरी, ये जो वर्जन हम दिखा रहे हैं जिसमें यह है कि कैसे वो वर्टिकली उसके बाद पेनिट्रेट करता है और किस तरीके से उसी सीन मैचिंग के आधार पर अपनी एक्यूरेसी के साथ टारगेट को हिट करने की कोशिश करते हुए सीधा पेनिट्रेट करता है, नीचे की तरफ आता है और उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से जमीन में अंदर जाकर ये ब्लास्ट करता है, जमीन के 300 से 500 मीटर तक अटैक कर सकता है और कैसे रास्ता बदलते हुए, मतलब मौसम की स्थिति कुछ भी हो, दिन हो या रात या मौसम हो खराब, ये आसानी से टारगेट को हिट कर सकता है। तो जीपीएस गाइडेड और साथ ही 900 किलो का इसका वॉरहेड,
जीपीएस गाइडेड मिसाइल और जमीन के 300 से 500 मीटर तक ये अटैक को अंजाम दे सकता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, खराब मौसम में भी ये सटीक निशाना लगा सकता है। लेकिन अब वो सबसे बड़ी खबर, जहां इजरायली फोर्स ने हमास लीडर याह्या सिनवार पर शिकंजा कस दिया और खान यूनिस में सिनवार के घर के घेराव को लेकर खबर आई। याह्या सिनवार के खान यूनिस में ही छिपे होने की खबर है और यही वजह है कि खान यूनिस में अलग स्तर पर अब ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बताते हैं सिनवार का कैसे काम तमाम करने के लिए आईडीएफ अब ऑपरेशंस को अंजाम दे रही है। तो आपको जिस तरीके से बता रही थी कि खान यूनिस से आज खबरें बड़ी हैं, खान यूनिस में क्यों आखिर इतने बड़े स्तर पर ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, वो इसलिए क्योंकि अब खान यूनिस में याह्या सिनवार के होने को लेकर बड़े दावे किए जा रहे हैं और सिनवार के करीब अगर आईडीएफ है तो यानी ये बहुत बड़ी खबर है। अब ये इंफॉर्मेशन जो आपके सामने है, इसमें सुनिए किस तरीके से अलग अलग स्तर पर ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है, जिसमें देखिए मोसाद जो कि सिनवार की लोकेशन को ट्रैक और ट्रेस करने की कोशिश कर रही थी, शिन बेट को लेकर खबर ये आएगी जो जमीनी जानकारियां जुटा रही थी, और साथ ही साइरेट मटकल जो कि एक और एलीट फोर्स है, वो स्पेशल फोर्स जो सिनवार की तलाश में जगह जगह पर अभी तक अपने ऑपरेशंस को अंजाम दे रही थी। और साथ ही बात अगर मेगलिन की करूं तो कमांडो टास्क पूरा करने में ये जुटे हैं और यूनिट 669 को लेकर खबर ये आई कि सर्च रेस्क्यू के लिए ये हमेशा स्टैंड बाय मोड पर रहती है और आइगोस को लेकर खबर ये कि गुरिल्ला वॉर के लिए ये अलर्ट है। रविंदर सर, एक क्विक रिएक्शन, ये जो इंफॉर्मेशन है ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपनी इसी ताकत के बलबूते इजराइल बार बार ये दावे कर रहा है कि वो हमास का खात्मा करेगा, लेकिन हमास के टॉप कमांडर्स के बारे में अभी तक कुछ इंफॉर्मेशन नहीं थी, जहां ये पहली बार है कि दावा किया जा रहा है कि वो अब याह्या सिनवार के भी बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। और हम ये भी बताते हैं कि आईडीएफ सिनवार के खिलाफ किस तरीके से चक्रव्यूह रच रही है, कैसे कुछ दिनों के अंदर याह्या सिनवार इजराइल के शिकंजे में फंसने वाला है, क्योंकि इसके घेराव को लेकर जो बड़ी खबरें सामने आ रही हैं, बताया जा रहा है कि पूरी तरीके से पड़ताल की जा चुकी है। जहां 7 अक्टूबर को हमास ने जिस तरीके से हमले को अंजाम दिया, हमास के हमले के बाद खुफिया एजेंसीज ने जिस तरीके से पूरा जाल बुना, खुफिया एजेंसीज जिसमें एलीट फोर्स साइरेट मटकल भी है, वो लगातार जानकारियां जुटा रही थी। यूनिट 669 को लेकर जो खबर आई, जिसे जिम्मा मिला है सिनवार के खात्मे का, आईडीएफ ने दक्षिण गाजा पर तो हमले तेज कर दिए हैं, इजराइल फोर्स ने हवाई हमले लगातार और बढ़ा दिए और खान यूनिस में ही याह्या सिनवार के घर का किया गया है घेराव। रविंदर सर। जी हाँ, बिल्कुल आमीन। जहाँ तक हम लोगों को पता चलता है, इजरायली इंटेलिजेंस का ये अनुमान है कि हमास के जो टॉप कमांडर्स हैं, सिनवार इंक्लूडेड, ये खान यूनिस इलाके में हैं और इसीलिए अब घेराबंदी वहाँ टाइटर करे जा रहे हैं। पर जहाँ तक बात आज खबर है कि उसके घर को घेर लिया है, तो मेरे हिसाब से तो कॉमन सेंस है वो घर पे थोड़ी होगा, बट ठीक है, फिर भी टारगेट कर रहे हैं, उसके घर को उड़ाएंगे। इजराइल, जैसे अभी आप कह रही थी, इनका टारगेट है इनके कमांडर्स को उड़ाना प्लस मिडिल लेवल कमांडर्स उड़ाना जी, क्योंकि अगर मिडिल लेवल के कमांडर्स उड़ा देता है इजराइल, तो जो जूनियर होते हैं नीचे लेवल के फाइटर्स, उनकी कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाती है। तो इजराइल का इस समय एक और टारगेट भी है कि जो मिडिल लेवल है हमास का और इस्लामिक जिहाद का और अल कुद्स ब्रिगेड का, 3-4 अलग अलग ग्रुप्स हैं, ये अल कसम तो हमास की है, राइट, कि उनके मिडिल कमांडर्स को मारो, तो उसमें इन्हें कुछ सक्सेस मिल रहा है। थोड़ा टॉप कमांडर्स का अभी तक इन्हें कोई सक्सेस नहीं मिला है, पर प्रेशर पूरा है और आई थिंक एनर्जी पूरी लगा रखी है इजराइल ने कि इनको निकालना है। तो अब एक तरह से शिकंजा कस रहा है, तो चांस प्रोबेबिलिटी वाइज देखते हो तो चांस बढ़ रहा है कि इनमें से कोई ना कोई टॉप कमांडर मारे जाएंगे। परंतु टॉप कमांडर मारने के बाद भी जो सक्सेस इजराइल चाह रहा है वो नहीं होगा, तो इजराइल को अपना गोल पोस्ट बदलना पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मैं पूरे के पूरे हमास को निकाल दूंगा, इजराइल 1-8 महीने में अपना गोल पोस्ट बदल देगा कि मैं इसकी टॉप लीडरशिप निकाल दे रहा हूं। बिल्कुल आपने सही बात की, लेकिन अब एक और बड़ा खुलासा, और ये खुलासा है हमास पर, क्योंकि 7 अक्टूबर के नरसंहार से पहले हमास ने अपने ही साथी संगठन फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद यानी PIJ की जासूसी की थी